मैं आभारी हूं आपका कि शीतकालीन सत्र में सरकार के द्वारा प्रस्तुत इस अनुपूरक बजट में आपने मुझे सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया है। नेता प्रतिपक्ष की बातों को मैं सुन रहा था और इससे पहले दलीय नेताओं ने भी अपनी बातें यहां पे रखी हैं। मैं उन सब का हृदय से धन्यवाद करता हूं। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा था कि नेता विरोधी दल लीक से हटकर के आजकल बोलने के आदी हो चुके हैं और ये बीमारी केवल यहीं पे नहीं आई है। जो बीमारी बिहार में देखने को मिल रही है वही बीमारी यहां भी देखने को मिल रही है। और इसीलिए मुझे, जो कि मेरे बगल में वित्त मंत्री के द्वारा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया था, वो शेरो शायरी के बड़े शौकीन हैं। नेता विरोधी दल के इन वक्तव्यों को सुनकर के मुझे एक शायर की एक बात याद आती है कि बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी वही नसीब के मारों की बात करते हैं। गलत तो नहीं बोला ना? महोदय, वैसे ये अच्छी शुरुआत है दो प्रकार से कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल में, विधानसभा में, विधान परिषद में पिछले 6-7 वर्षों में चर्चा पर चर्चा का एक माहौल बना है और पिछले 22 के बाद से तो इसमें और भी अच्छी एक सकारात्मक पहल हुई है और उसमें भी विरोधी पक्ष के लोग खूब तैयारी करके आना चाहते हैं। ईश्वर इनको इसी प्रकार से प्रगति करे और हमेशा विपक्ष में बैठे रहें, ये हम प्रार्थना करते हैं। आज यहां पे जो चीजें चल रही थी अनुपूरक बजट के बारे में, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि नेता विरोधी दल तो प्रदेश में 2012 से 2017 के बीच में मुख्यमंत्री के पद पर भी प्रदेश को अपनी सेवाएं दे चुके हैं, कई बार संसद में भी रहे हैं और सप्लीमेंट्री डिमांड्स के बारे में थोड़ा जानकारी और अच्छी ले लेते तो संभवतः उससे ज्ञानवर्धन होता, अन्य अपने समाजवादी सहयोगियों को भी वह अच्छी तरह बता सकते थे। खैर, 4 बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अलग अलग समय में उन्होंने यहां पे प्रदेश में कार्य किया। लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के बारे में, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश अपनी अराजकता,
गुंडागिर्दी, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और यहां के युवाओं के लिए पहचान का संकट वाला उत्तर प्रदेश बन गया था। और महोदय 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज यही उत्तर प्रदेश है, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, ये हमारे माननीय सदस्यगण भी देश के अंदर जाते होंगे, एक सामान्य नागरिक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं और उत्तर प्रदेश को आज लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ये बदले हुए प्रदेश का, ये नए उत्तर प्रदेश का, ये नए भारत का वह नया उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में आज लोग एक नई धारणा बनाते हैं। उनका दृष्टिकोण बदला है, जैसे दुनिया का दृष्टिकोण भारत के प्रति बदला है, ऐसे ही देश और दुनिया की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में भी बदली है और हर व्यक्ति बहुत सम्मानजनक ढंग से देखता है। ये परसेप्शन ही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पहचान है। हां, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हमारी सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, हम लोग आज भी अपनी उन बातों को लेकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों को भी प्रसन्नता होनी चाहिए कि अगर हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, आर्थिक प्रगति करेगा, इस आर्थिक प्रगति का लाभ भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी को मिलेगा, पूरे प्रदेशवासियों को मिलेगा, हर व्यक्ति को मिलेगा। और क्या पिछले 6-6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इस डबल इंजन की सरकार के समय कुछ नहीं हुआ? महोदय 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी थी वह लगभग 13 लाख करोड़ के आसपास थी और आज 23-24 में यह लगभग 24.5 लाख करोड़ की पहुंच रही है, यानी हम लगभग दुगनी की ओर बढ़ चुके हैं। ऐसे ही पर कैपिटा इनकम भी उत्तर प्रदेश की यह 2015-16 के आसपास जो लगभग 43,000 के आसपास थी, आज वह बढ़कर के 22-23 में बढ़कर के दुगने से अधिक हुई है, लगभग 83,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है और 23-24 के आंकड़े आएंगे तो इसमें और भी वृद्धि होगी। प्रदेश में बजट का आकार भी बढ़ा है। देश की 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है और उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 के बीच में जो औसत बजट था वह लगभग 2,70,000 करोड़ के आसपास था। अलग अलग वर्षों में बढ़े होंगे लेकिन एवरेज अगर हम देखेंगे, लेकिन अगर हम 2017-18 से 22-23 के बीच में औसत बजट देखते हैं तो महोदय लगभग उससे दुगना हुआ है। ये 5,23,000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है और आज के दिन पर अगर हम इस वर्ष के 23-24 के बजट को देखेंगे तो मूल जो हमारा बजट था 6,90,000 करोड़ रुपए का, 28,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट देखेंगे तो यह लगभग 7,19,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट के साथ अब तक का सबसे बड़ा बजट ये सरकार लेकर के आई है और इस बजट के साथ हम प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर अगर हम देखेंगे तो सरकार अपनी जो बजट लेके आती है इस बात को ध्यान में रखती है, सभी चीजों को लेके आती है कि हमारे पास उतने सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास है या नहीं है। रेवेन्यू स्टेट के पास आएगा कहां से आना है और कहां उसको व्यय होना है। आय और व्यय में संतुलन की स्थिति को भी रखना, प्रदेश सरकार को इन सभी चीजों को ध्यान में रखना होता है और उन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके अगर हम कार्य करते हैं
तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। हम देखेंगे कि प्रदेश ने जो प्रदेश का राजकोषीय प्रबंधन है वह बेहतरीन तरीके से आज आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में जाना जाए, आज के दिन पे यह संभव हुआ है। और प्रदेश के अंदर इन सभी कार्यों को हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर अगर हम यहां पर विभिन्न कार्यों से देखेंगे, विभिन्न उनके साथ देखेंगे, जो हमने रेवेन्यू प्रदेश के अंदर अलग अलग, उसमें प्रदेश के अंदर रेवेन्यू का जो राजस्व सरप्लस स्टेट के रूप में आज प्रदेश आया है, तो प्रदेश के अंदर अगर 16-17 में को राज्य कर का जो राजस्व था वो 86,000 करोड़ रुपए था। आज यही बढ़कर के 23-24 में राज्य कर का जो राजस्व लक्ष्य है हमारा, यह लगभग आज के दिन पर प्रदेश के अंदर यह बढ़कर के हम लोग इसे लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। प्रदेश के अंदर स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में जो लगभग 11,000 करोड़ रुपए 16-17 में प्राप्त हुआ था, आज वही बढ़कर के 23-24 में हम उसे 34,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। वैट एंड टैक्स के आधार पर जो सेल टैक्स था 49,000 करोड़ रुपए का कुल रेवेन्यू प्रदेश को प्राप्त होता था, आज वही 1.5 लाख करोड़ रुपए पहुंच रहा है। और स्टेट एक्साइज में 16-17 में कुल 12,000 करोड़ रुपए प्रदेश के अंदर प्राप्त होता था, आज वही 58,000 करोड़ रुपए प्रदेश उसी एक्साइज टैक्स से ले रहा है। परिवहन में भी 16-17 में कुल 5,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता था, 23-24 में वह अब बढ़कर के 12,600 करोड़ रुपए की राशि को भी प्रदेश उससे आगे बढ़ चुका है। महोदय, ये जो भी बातें प्रदेश के अंदर की गई हैं, हम बैंकिंग सेक्टर में भी देखेंगे। आज प्रदेश के बारे में नेता प्रतिपक्ष जो आंकड़े यहां प्रस्तुत कर रहे थे वे वास्तविक आंकड़े नहीं थे। उन्होंने जो भी तथ्य यहां पे रखे थे, मुझे लगता है कि अच्छा होमवर्क नहीं हो पाया होगा उनका। वैसे भी उनके पास फुर्सत कहां है कि होमवर्क कर सकें और उनके बारे में देख सकें, लेकिन एक प्रयास उन्होंने किया। तथ्य और आंकड़े दोनों सही नहीं थे। महोदय, अगर बैंकिंग सेक्टर में जो कार्य यहां पे हुए हैं 22-23 में अगर हम देखेंगे तो प्रदेश में बैंकों के माध्यम से जो ऋण वितरित हुआ है 2,42,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित हुआ है। और 23-24 में, तो 22-23 में ही अगर हम देखेंगे तो प्रदेश के अंदर जो पहले की तुलना में जो बैंकों की शाखाएं खोलने की बात रही हो, आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 5 किलोमीटर के दायरे में या तो बैंक की शाखा है या हर गांव में हम लोगों ने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से बैंक की सेवाएं हर ग्राम पंचायत तक उपलब्ध करवाने का काम किया है। और इसका परिणाम है आज प्रदेश के अंदर कि प्रदेश के अंदर जब इस संबंध में उत्तर प्रदेश की बात आती है तो बैंक और वित्तीय संस्थाओं में फंड आकर्षित करने में देश के अंदर 16.2% निवेश में हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर रहता है। यह डाटा मेरे नहीं है, किसी मैगजीन के नहीं है। जब मैं मैगजीन की बात पे आऊंगा तो अंत में आऊंगा, लेकिन आरबीआई ने जो अपने बुलेटिन जारी किया है अगस्त 23 का, उसमें उत्तर प्रदेश, इसमें उत्तर प्रदेश को उन्होंने शीर्ष राज्यों की श्रेणी में रखा है, बॉटम में नहीं। आयकर रिटर्न की बात करते हैं महोदय, जून 14 में 1,65,000 आयकर रिटर्न उत्तर प्रदेश में भरे जाते थे। आज के दिन पर जून 23 में यह बढ़कर के 11,92,000 हुआ है। यह डाटा भी हमारे नहीं है, यह आईटीआर फाइल से जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार है। महोदय, प्रदेश के अंदर मैंने जीएसटी संग्रह के बारे में बताया कि आज हम 1.5 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह भी प्रदेश के अंदर कर रहे हैं।
और साथ साथ मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा के अंतर्गत 1069 व्यापारियों को आज इस योजना से लाभान्वित भी किया जा चुका है और देश के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने वाले राज्य के रूप में भी आज के दिन पर शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश है। महोदय, इसके अलावा प्रदेश ने और भी क्षेत्रों में अपनी प्रगति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे वह शीरा उत्पादन में, यह देश का नंबर 1 राज्य है। प्रदेश एथेनॉल ब्लेंडिंग में यह देश के अंदर आज के दिन पर नंबर 1 राज्य है और प्रदेश के अंदर अन्य बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पे, खासतौर पर पारिवारिक मुद्दे भी आते थे, बेटे बेटी, पिता मां, पति पत्नी, बहू, सगा भाई, यानी अगर सगे भाई की मृत्यु की स्थिति में उसकी पत्नी, सगी बहन, दामाद, पुत्र पुत्री, यानी सबको आवासीय अथवा कृषि संपत्ति ट्रांसफर करने में जो पहले एक लंबी प्रक्रिया होती थी, पूरा शुल्क देना होता था, आज मात्र 5,000 रुपये नियत करते हुए हम लोगों ने सुविधा प्रदेश में उपलब्ध कराई है। लाखों परिवार इन सुविधाओं का लाभ प्रदेश में ले रहे हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर जहां तक माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो बातें यहां पे कही गई हैं, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि वे हर मुद्दे को ये बताने का प्रयास करते हैं कि तो समाजवादियों ने किया है। वैसे समाजवादियों के कारनामे तो लोग अब तक भूले नहीं हैं प्रदेश में, और मुझे लगता है कि हाँ, जग जाहिर है तो हर व्यक्ति जानता है। और कैसे कैसे ये लोग खेल खेलते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, किस किस प्रकार के कारनामे होते थे। अक्सर होता है हमारे नेता विरोधी दल चुनाव के पूर्व उनको कोई इंटरव्यू देना होता तो एक सेंटर में आते हैं, जाने का प्रयास करते हैं। प्रदेश के अंदर सत्ता प्रायोजित डकैती के सबसे अच्छे उदाहरण हो सकते हैं और किस रूप में हो सकते हैं, उनमें से एक सेंटर है जेपीएन आईसी। महोदय, इसका जो मूल डीपीआर है वह केवल 265 करोड़ रुपए का यह आंका गया था और 265 करोड़ रुपए के डीपीआर के बाद इस पे 821 करोड़ खर्च हो गया, तब भी पूरा नहीं हो पाया। एक उदाहरण है, यह 6 साल से सरकार आई है, लेकिन 6 साल से पहले आप क्या कर रहे थे? 5 साल उससे पहले क्या कर रहे थे? गोमती रिवर फ्रंट, महोदय, गोमती रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट की स्थिति जो पीपीआर बना था 167 करोड़ का, बाद में फिर डीपीआर 346 करोड़ या समथिंग कुछ और इन्होंने आगे पीछे किया। फिर 2015 में इसको बढ़ा करके लोग लेके गए 656 करोड़ का। फिर जून 16 में इसी योजना को, इसी डीपीआर की जो रिवाइज एस्टिमेट जो उन्होंने प्रस्तुत किया, कैबिनेट से पास किया, वह 1513 करोड़ का, और महोदय 1437 करोड़ खर्च करने के बाद भी कार्य अधूरा का अधूरा पड़ा रहा। इसमें हमें आश्चर्य होता है अनियमितता किस हद तक की। इसमें टीएससी का गठन किया गया, सीबीआई और ईडी के द्वारा भी इसमें जांच की जा रही है, और जब इसमें हम लोग विभिन्न निष्कर्षों पर पहुंचे हैं तो अनियमितताएं, जैसे डायफ्राम वाल कार्यों को बिना अनुमोदित ड्राइंग कराना, स्लश रिमूवल के में अनियमितता,
141 अनुबंधों में अनुबंधित धनराशि से अधिक का भुगतान किया जाना, विजन डॉक्यूमेंट के कार्य को बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति के विस्तार कर भुगतान किया जाना, डायफ्राम वाल के प्लेटफॉर्म के काम को पूर्ण होने के बाद भी अतिरिक्त 4 फर्जी अनुबंध गठित किया जाना, इंटरसेप्टिंग ट्रंक ड्रेन में निर्धारित रीच से अधिक रीच में कार्य कराई जाना भी, ये सभी चीजें इसमें हुई है। यानी ये किस हद तक कार्य करते थे, कारनामे प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और एक और कारनामा है, यद्यपि ये तो लंबी फेहरिस्त है और हर जिले में होगा। यहां पे यद्यपि सब जुडिस मामले को या फिर जुडिशरी से जुड़े हुए मामलों को उठाते नहीं है, लेकिन एक ध्यान आकर्षण के लिए बहुत आवश्यक भी है। लखनऊ बेंच का जो भवन बना है, महोदय, निर्माण कार्य में पैसा तो प्रदेश की जनता का लगाना, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वह स्ट्रेंथ यहां पे 30 जजेस बैठेंगे, यहां पे जब भी बैठेंगे। वर्तमान में 20 बैठते हैं, लेकिन चेंबर कितने बनाए गए? 76 चेंबर बनाए गए। इसकी जो पीपीआर थी वह भी 346 करोड़ के आसपास की थी, और बाद में बढ़ करके इस पे पहले 771 करोड़ इसको किया गया, फिर 1561 करोड़ इस पर खर्च किए गए, और लाखों रुपया आज भी इस भवन के रखरखाव में खर्च होता है, केवल मेंटेनेंस पे खर्च होता है। यानी 76 चेंबर बने हैं, जजेस बैठ रहे हैं मात्र 20, बाकी 56 खाली, और उनके मेंटेनेंस के नाम पे प्रदेश का पैसा किस तरीके से खर्च हो रहा है, ये कारनामे किसी और की नहीं, ये विदेश से डिग्री प्राप्त किए हुए हमारे नेता प्रतिपक्ष के ही समय के कारनामे हैं। और इसीलिए ये प्रदेश के बारे में जो इतनी गलत धारणा बनी थी, जो यहां का नौजवान अपनी पहचान को छुपाता था, इन्हीं कारणों से छुपाता था। महोदय, प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में कह रहे थे, माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे इसके बारे में भी, और कानून व्यवस्था की स्थिति किस रूप में थी, इससे कोई, यानी हर व्यक्ति इस बात को जानता है। खासतौर पर 2016 के सापेक्ष अगर 2022-23 में अगर हम देखेंगे तो आज के दिन पर महोदय एनसीआरबी के जो डाटा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं ये मेरे स्वयं के नहीं है, उत्तर प्रदेश गृह विभाग के भी नहीं है। ये जो डाटा है यह एनसीआरबी के हैं, और उसमें खासतौर पर डकैती के मामलों में 80.31% की कमी आई है, लूट में 61.51% की कमी आई है, हत्या में 32.45% की कमी आई है, बलवा में 51.65% की कमी आई है, फिरौती में 43.18% की कमी आई है, और दुष्कर्म के मामलों में भी 21.75% की कमी आई है। महोदय, 17 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में क्या मंजर था? अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों और भूमि में अवैध कब्जों को शासन का प्रश्रय प्राप्त था, और दूसरे तीसरे दिन तो दंगे होते थे, और अराजकता की स्थिति थी, अव्यवस्था थी। और 2017 के बाद ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जो हर हाल में कानून का राज स्थापित करके हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे रही है। उसका परिणाम यह हम सबके सामने आए हैं। और महोदय, आज एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश के बारे में लिखती है कि प्रदेश के अंदर महिला संबंधी अपराधियों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 का राज्य है, जो अपने यहां सबसे अधिक अपराधियों को सजा दिलाता है। महोदय, इस दौरान 63,000 से अधिक अपराधियों को गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत, 836 अपराधियों के विरुद्ध एनएसए में कार्रवाई की गई, और साथ साथ गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 9,163 करोड़
कि चल और चल संपत्ति का जब्तीकरण का कार्य भी हुआ है। माफिया और अपराधियों के द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, उनमें 2827 करोड़ रुपए के अधिक की संपत्ति को भी सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। प्रदेश के अंदर 66 माफिया और उनके गैंग्स के जो सदस्य हैं, कुल 1044 के विरुद्ध 590 अभियोग पंजीकृत भी किए गए और 506 की गिरफ्तारी भी की गई। इसमें उनके खिलाफ बहुत अन्य तमाम कार्रवाई भी की गई। और बाकी तो और व्यक्ति जानता ही है, उत्तर प्रदेश में तो बाकी अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कैसे कार्रवाई होनी है, इसके बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं है। महोदय, 2017 के बाद महिला और बाल सुरक्षा संगठन प्रभावी ढंग से कार्य करना प्रारंभ किया है। प्रत्येक जनपद में महिला थाना के अतिरिक्त एक अन्य थाने में महिला थानाध्यक्ष को नियुक्ति दी गई है। महिला और बाल संबंधी अपराध, इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया, यहां पे बताया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 4579 अभियुक्तों में से 487 अभियुक्तों में को आजीवन कारावास, 1016 को 10 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक का कारावास और 3076 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम का कारावास की सजा भी प्रदेश के अंदर हुई है। प्रदेश सरकार की जो पहल है प्रोसिक्यूशन और प्रदेश में समयबद्ध तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाने का परिणाम है। पास्को अधिनियम के अंतर्गत भी 7276 अपराधियों को सजा या महिला संबंधी अपराधों में जो कार्रवाई हुई है, ई प्रोसिक्यूशन में पूरे देश में उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पर है। प्रदेश में 3 महिला पीएसी बटालियन की गठन की कार्रवाई भी प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। तो प्रदेश के अंदर 69 महिला पुलिस चौकी और परामर्श केंद्र और उनको थाने का दर्जा देने की कार्रवाई को भी प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाया है। महोदय, तो आज के दिन पे जो हमारे पास जो सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने है वह है साइबर क्राइम की भी। और हर एक जनपद में प्रतिदिन इससे संबंधित दर्जनों मामले सामने आते हैं। 2017 के पहले इसकी कोई पॉलिसी नहीं थी, न सरकार का कोई विजन ही था। 2017 के बाद सरकार ने आज इस कार्रवाई को पहले चरण में रेंज स्तर पर यानी कमिश्नरी स्तर पर हम लोगों ने साइबर थाने का गठन किया और आज हर जनपद स्तर पर एक साइबर थाने के गठन की कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है और बहुत शीघ्र उसके लिए धनराशि भी जारी की जा रही है, जिससे थाने का गठन करने के साथ साथ वहां पे हर एक जगह मैन पावर की आपूर्ति भी हो सके। इन कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है। 1531 थानों में महिला संबंधी सुरक्षा के लिए साइबर हेल्प, यहां पे साइबर थानों से संबंधित साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है, हेल्पलाइन भी जारी की जा चुकी है और प्रदेश के अंदर साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ में एडवांस साइबर फॉरेंसिक लैब 18 जो हमारे रेंज हैं, इन 18 रेंज में भी बेसिक साइबर फॉरेंसिक लैब तथा 57 जनपदों में साइबर जो क्राइम थाने हैं, इनकी भी स्थापना की कार्रवाई को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अब तक गठन की प्रक्रिया को आगे किया है। और पहली बार उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा करके मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान सत्र में हम लोगों ने उसमें प्रवेश की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया है और बीएससी और एमएससी का डिप्लोमा के कुछ पाठ्यक्रम भी हम उसमें बीटेक, एमटेक और एलएलएम के इंटीग्रेटेड कोर्सेज को भी हम उसमें संचालित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा चुके हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर 2017 के पहले भर्ती की जो बात थी और सदन में नेता कांग्रेस ने भी अपने भाषण के दौरान चर्चा की थी कि आखिर हमने कितनी नौकरियां दी हैं। महोदय, अगर अकेले पुलिस की ही मैं बात करूं तो पुलिस के भर्ती में अब तक 1,64,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती 2017 में सरकार आने के बाद से हम लोगों ने की है और पारदर्शी तरीके से यह भर्ती की प्रक्रिया अब तक संपन्न हुई है। केवल पुलिस की मैंने भी बात की है, लेकिन 17 के पहले क्या स्थिति थी?
भर्ती भी एक घोटाला हुआ करता था, वहां घोटाला हुआ करता था। आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वहां पे तो चाचा भतीजा भाई ये सब संलिप्त हो जाते थे और किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी दलित को, किसी पिछड़े को उसके हक को जबरदस्ती डकैती डालने का काम 2017 के पहले होता था। और इसीलिए माननीय न्यायालय को इसे बार बार स्टे देना होता था। 2017 के पहले भर्ती की प्रक्रिया प्रदेश में पूरी तरह बाधित थी। प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया 2017 के बाद हुई और 2017 के बाद पूरी तरह पारदर्शी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करते हुए उन सभी प्रक्रियाओं को हमने पूरा किया है। 5381 हम लोगों ने नए पदों की मंजूरी, जिसमें 86 राजपत्रित और 5295 और राजपत्रित श्रेणी के पद हैं। इस दौरान प्रदेश में 114 नए थाने, 163 नई चौकियां, 6 महिला थाना, 4 आर्थिक अपराध के थाने और बाकी प्रदेश में जो हम पहले बताए थे साइबर थाने हर जनपद में बनाए गए हैं। 40 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थानों को भी प्रदेश के अंदर गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। प्रदेश के अंदर इस दौरान अन्य इस क्षेत्र में जो भी रिफॉर्म होने थे, केवल भर्ती ही नहीं होनी थी, उनकी ट्रेनिंग के लिए उस प्रकार की ट्रेनिंग क्षमता बढ़ाना। आज प्रदेश में जब हम लोग 2017 में आए थे, प्रदेश की ट्रेनिंग की क्षमता मात्र 6000 थी और आज हम कोई भी भर्ती करेंगे तो 30,000 रिक्रूट को एक साथ ट्रेनिंग की देने की क्षमता उत्तर प्रदेश के पास है। यानी हमने इसको 5 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है, क्योंकि पहले की सरकारों की सोच संकीर्ण थी। उस संकीर्ण सोच से वे कभी उभर नहीं पाए थे और परिणाम हम सबके सामने है कि उसी संकीर्ण दायरे में कैद होकर के उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक संकट पिछली सरकारों ने रखा किया था। आज उससे उभार करके इस प्रदेश को नए भारत के नए प्रदेश के रूप में और नए भारत की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होते हुए उत्तर प्रदेश को आज देश के अंदर जाना जा रहा है। महोदय, औद्योगिक निवेश की जब हम बात करते हैं, इसमें भी हमारे नेता विरोधी दल को बुरा लग जाएगा, ये कहेंगे कि वो तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो मैं भी करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि काका हाथरसी ने इनके बारे में बहुत अच्छी बात कही थी कि प्रकृति बदलती क्षण क्षण देखो, बदल रहे अणु कण कण देखो, तुम निष्क्रिय से पड़े हुए थे, भाग्यवाद पर अड़े हुए थे। छोड़ो मित्र पुरानी डफली, जीवन में परिवर्तन लाओ, परंपरा से ऊंचे उठकर कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। काका हाथरसी ने यह बात मुझे लगता है कि पहले ही सोच समझ करके तैयार कर ली थी। और महोदय, इसीलिए हम लोग इस बात को मान के चलते हैं कि अगर दृष्टि लक्ष्य पर हो और कदम राह पर हो तो ऐसी कोई राह नहीं जो लक्ष्य तक न जाती हो। हमने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाने का जो लक्ष्य रखा है, ये सब राह वहीं तक पहुंचने के हैं। आपका कोई लक्ष्य नहीं था तो कोई दृष्टि भी नहीं थी, इसीलिए दिशाहीन थे और इसीलिए प्रदेश को अपराध का, दंगों का, अराजकता का एक प्रदेश बना दिया था। नौजवानों के विश्वास को कुचलने का काम कर रहे थे, भर्ती में भाई भतीजा बात कर रहे थे और प्रदेश की पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने पर उतारू थे। लेकिन आज प्रदेश का यह दृष्टिकोण बदला है और प्रदेश आज उससे उभर करके एक नए प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। महोदय, आज प्रदेश का औद्योगिक वातावरण किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए, इन्वेस्टर समिट कैसे होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में पहली बार
फरवरी 2018 में यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन भी हुआ था। एक माहौल बना, लोगों में एक विश्वास था। और अध्यक्ष जी उस समय तो औद्योगिक विकास के मंत्री आप ही थे, और उस समय औद्योगिक विकास के मंत्री के रूप में आप भी इस बात को जानते थे कि जब हम लोग रोड शो में गए थे, देश और दुनिया का हर उद्यमी एक बात कहता था कि हम उत्तर प्रदेश न जाने का संकल्प लिए हैं, लेकिन जो आप उत्तर प्रदेश के बारे में सुन रहे हैं उससे थोड़ा एक विश्वास होता है, आने की इच्छा होती है, लेकिन थोड़ा वेट करके आएंगे। हम लोग भी उस समय प्रयास कर रहे थे। और मुझे याद है जब आप पहले इन्वेस्टर समिट के बारे में आए थे कहने के लिए, तो उस समय हम लोगों ने इसी बारे में कहा था कि नहीं, हमें बड़े लक्ष्य लेकर के चलने चाहिए, बड़ा लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये 25 करोड़ की आबादी और 25 करोड़ की आबादी की आकांक्षा के अनुरूप ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना है, हर नौजवान के हाथ को कार्य देना है, हर किसान के खेत में पानी पहुंचाना है, उसकी फसल का अच्छा दाम उसे प्राप्त हो, और केवल उत्पादन तक सीमित न रहे बल्कि उसको हम मार्केट लिंक कर सके। इस दिशा से अगर हमें प्रयास प्रारंभ करने हैं तो हमें उत्तर प्रदेश के औद्योगिकीकरण की तरफ और उद्योग 4 की तरफ हमें जाना ही होगा, इंडस्ट्री 4 की तरफ हमें जाना ही होगा। और उस दिशा में इन्वेस्टर समिट सब जगह होते थे, लेकिन यूपी ने एक जो रेखा खींची है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, अब तक महोदय मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये प्रस्ताव समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्या तब भी कोई यहां आना चाहता था क्या? तब तो जो थे वे भी भागना चाहते थे, जो थे वे भी भागना चाहते थे। लेकिन आज देश और दुनिया का हर उद्यमी उत्तर प्रदेश में आ रहा है, आना चाहता है, निवेश करना चाहता है। और महोदय, 1 लाख, ये जो 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, ये 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर जब उतरेंगे और उतरने प्रारंभ हुए हैं, तो महोदय 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए उन्हें कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में आएगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर वह स्थिति आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तय किया है। महोदय, 2017 के पहले एक्सप्रेस हाईवे और हाईवे सड़कों की क्या स्थिति थी, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग तो क्या कहते थे, जहां से अंधेरा प्रारंभ हो समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो गई साइकिल, जहां से गड्ढे प्रारंभ हो जाए समझ लो उत्तर प्रदेश प्रारंभ हो गया। आज आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में कहीं भी नेता प्रतिपक्ष भी सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं बहुत बार। आज उनको भी लगता होगा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में जब सड़कों पे चलते होंगे तो उनको भी अच्छा लगता होगा। और खैर, शिवपाल जी तो सड़क मार्ग से ही चलते हैं और धन्यवाद देते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि बहुत अच्छी सड़क हो गई है, अच्छी सड़क हो गई है। और कहते हैं कि मुझे सपोर्ट, वो कहते हैं बेचारे कि मुझे सपोर्ट नहीं किया गया, नहीं तो मैं भी ऐसे चाहता था लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैंने कहा कि जब बचपन में ही गलत राह दिखाने का काम आपने किया है तो भाई आप लगाएंगे बबूल का पेड़ तो आम कहां से आएगा। तो मैं अक्सर उनको कहता हूं इस बारे में। लेकिन महोदय, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, एक्सप्रेस हाईवे, मुझे आश्चर्य होता है सप्लीमेंट्री डिमांड्स को ठीक ढंग से संभवतः नेता प्रतिपक्ष ने पढ़ा नहीं है, और अगर पढ़ा होता तो संभवतः इतनी हल्की बातें यहां पे नहीं करते। हमने सप्लीमेंट्री डिमांड्स में जो मांग, नई मांग की है, वह सप्लीमेंट्री डिमांड्स में परंपरागत बजट के लिए पैसे की मांग नहीं होती है, नई मांग के लिए पैसे की मांग होती है।
और इसमें गंगा एक्सप्रेस वे के लिए पैसा आया मांगा है, और वह भी टेंडर के दौरान जीएसटी 12% थी, इसका रेट बढ़कर के 18% हुआ है, उसके लिए पैसा मांगा गया है। 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए कोई पैसा नहीं मांगा गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए कोई पैसा नहीं मांगा गया है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए कोई पैसा नहीं मांगा गया है, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के लिए कोई पैसा नहीं मांगा गया है, और लखनऊ कानपुर या किसी भी अन्य एक्सप्रेसवे के लिए पैसा नहीं मांगा गया है। यह गंगा एक्सप्रेसवे का पैसा है। मुझे लगता है ये जानकारी उनके संज्ञान में होनी चाहिए। और दूसरा, उनके संज्ञान में ये बात भी होनी चाहिए कि जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे 6000 करोड़ रुपए का बन रहा है, मुझे लगता है कि उनको तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। 6000 करोड़ का नहीं है, बल्कि कुल 3500 करोड़ रुपए का है। और इसमें भी अगर हम देखेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेसवे उन क्षेत्रों से होकर जा रहा जो लो लैंड का एरिया था। दूसरा, उससे दूसरा अच्छा मार्ग वह संत कबीर नगर को भी जोड़ रहा है, अंबेडकर नगर को भी उसके साथ जोड़ता है। मुझे लगता है कि थोड़ी भौगोलिक जानकारी भी लेनी चाहिए। भौगोलिक जानकारी का ज्यादा ज्ञान ले लेंगे तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की हल्की बातों को यहां बोलने से उनको भी थोड़ा परहेज होगा। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर आज एक्सप्रेसवे के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी है, बुंदेलखंड क्षेत्र भी हमारा एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है। पश्चिम को पूरब से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, और हमारा प्रयास है कि प्रयागराज कुंभ 2025 के पहले हम इस एक्सप्रेसवे के कार्य को पूरा कर सकें। इसके बारे में हमारा पूरा प्रयास है कि इस कार्य, और ये देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट में लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की कार्रवाई, लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की कार्रवाई ये तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। वाराणसी में 100 एकड़ क्षेत्र में देश का पहला फ्रेट विलेज की स्थापना की कार्रवाई भी हो रही है। और प्रदेश में आज यमुना एक्सप्रेसवे में फिल्म सिटी, टॉय सिटी, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब, ये सभी विकसित हो रहे हैं। तो लखनऊ हरदोई के बीच में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की कार्रवाई को भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये टेक्सटाइल पार्क जहां पे लगभग 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल का एक हब बनेगा। ये उत्तर प्रदेश के अंदर यहां के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर खोलेगा। उत्तर प्रदेश को टेक्सटाइल के एक नए हब के रूप में स्थापित करने के लिए कार्य होगा। और महोदय, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने मूल बजट में जो प्रावधान किया था उस पर कभी नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि उनका विषय भी नहीं हुआ, उनकी रुचि का विषय भी नहीं, लेकिन जो हम लोग मध्यांचल और बुंदेलखंड की दृष्टि से डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा क्षेत्र नया स्थापित करना चाहते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा को स्थापित होने में 46-47 वर्ष लगे। कुल 33,000 एकड़ लैंड में वह स्थापित हो पाया। आज महोदय, बीडा, झांसी, बुंदेलखंड औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की कार्रवाई को सरकार ने आगे बढ़ाया है, और ये पहले ही चरण में 35,000 एकड़ क्षेत्रफल में बसने जा रहा है। यहां पे हम एक एयरपोर्ट भी देने जा रहे हैं, 4 लेन की कनेक्टिविटी भी देने जा रहे हैं। ये आज उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है, और ये मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के नए औद्योगिकीकरण की तरफ प्रदेश को यह एक नई पहचान देता है। महोदय, आज प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहे हैं। अभी सितंबर माह में ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ था। एमएसएमई प्रदेश की जो पहचान थी, प्रदेश जिस क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है, जो प्रदेश की पोटेंशियल थी, आज उस ट्रेड शो का आयोजन होता है। 70,000 बायर्स उस पूरे कार्यक्रम में भागीदार बने थे।
4 लाख लोगों ने उस पूरे कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित की थी। आज ये उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिला रहा है। प्रदेश में एमएसएमई की हमारी नई पॉलिसी आ चुकी है और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं को आज राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल रहा है। महोदय, आज प्रदेश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपने एमएसएमई यूनिट में स्थापित करने वाले जो हमारे उद्यमी हैं, कामगार हैं, उन सबको एक दुर्घटना बीमा योजना से 5 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा योजना भी उनको उपलब्ध कराई है। देश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट हमारे पास हैं, उनके पास सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। उनके प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ने उन्हें आज प्रदेश के अंदर यह भी व्यवस्था दी है, तो साथ साथ अपने कामगार और हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण के लिए भी हम लोग उन्हें प्रशिक्षण और टूल किट की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आज हम लोगों ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ प्रदेश के अंदर लोगों की अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी उपलब्ध करवाने के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। वीआईपी कल्चर समाप्त किया है। कुछ वीआईपी कल्चर समाप्त करने की पीड़ा भी नेता प्रतिपक्ष की होगी, क्योंकि वे लोग उसके आदी रहे हैं। स्वाभाविक रूप से कभी गरीब की पीड़ा देखी नहीं, तो इसलिए उनको इसकी कोई चिंता नहीं, और इसीलिए 2017 के पहले प्रदेश के अंदर बिजली की स्थिति क्या थी ये तो किसी से छुपी हुई नहीं है। वे कितने बड़े बड़े दावे करें, अगर उनके समय में जो पीपीए हुए थे उनकी चर्चा हम करना प्रारंभ कर देंगे, बहुत सारे लोग मुंह दिखाने लायक स्थिति में नहीं होंगे। ये उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को पूरी तरह बिठाने की स्थिति थी, यानी उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से पूरी तरह कंगाल हो जाए, इस प्रकार की स्थिति इन लोगों ने प्रदेश के अंदर कर रखी थी। लेकिन महोदय, आज मैं कह सकता हूं, मार्च 2017 में सरकार आई, अप्रैल 2017 से लेकर के अब तक सरकार ने जो वायदा किया था उसके अनुरूप विद्युत की आपूर्ति प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के सबको कर रही है। बिना भेदभाव के ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, नगरीय क्षेत्र में तहसील मुख्यालयों पर, तहसील क्षेत्रों में 20 घंटे और जिला मुख्यालयों पे 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति राज्य सरकार ने करने के लिए तय किया था, वो हम कर रहे हैं। और बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त होना, 1,21,000 बजरे ऐसे थे जहां बिजली कभी पहुंची ही नहीं थी, वहां तक बिजली भी पहुंचाया गया। 1,56,00,000 परिवार ऐसे थे, ऐसे लोग थे जिन लोगों को कभी बिजली के कनेक्शन नहीं मिले थे, उन लोगों को बिजली के फ्री के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने के कार्य 17 के बाद से प्रारंभ हुए। और आज परिणाम है, सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है, क्योंकि सरकार चेहरा देख करके नहीं, बल्कि जाति, मत और मजहब देख करके नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को देना चाहती है, और उसको हम लोग आज कर रहे हैं। महोदय, आज प्रदेश के अंदर पीक आवर में तुलना करिए 17 के पहले क्या स्थिति थी। पीक आवर में वहां उस समय बिजली की जो आपूर्ति होती थी, उस समय प्रदेश के अंदर जो भी स्थिति उस समय थी, बामुश्किल यह 16-17 हजार मेगावाट तक जाती थी। आज महोदय पीक आवर में उत्तर प्रदेश के अंदर जो पावर सप्लाई हो रही है वह 30,462 मेगावाट की हो रही है। यानी उत्तर प्रदेश आज विद्युत आपूर्ति करने में, आप नए सब स्टेशन की बात कर रहे थे, 33/11 के 749 नए सब स्टेशन की स्थापना भी इस दौरान हुई है। और प्रदेश के अंदर इसके अलावा जो सब स्टेशन स्थापित होने थे, इसमें भी 1528 की स्थापना प्रदेश के अंदर की गई। अयोध्या को हम सोलर सिटी के रूप में विकसित भी करने जा रहे हैं। और साथ साथ प्रदेश के अंदर जो निजी नलकूप के हमारे किसान हैं,
ऐसे उन सभी किसानों को विद्युत बिल में हम छूट देने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा चुके हैं। बहुत शीघ्र इस कार्यक्रम को हम लोग लागू करने जा रहे हैं, जो प्रदेश के निजी किसानों को इसका लाभ प्रदेश के अंदर प्राप्त होगा। महोदय, प्रदेश के अंदर आज हर एक सेक्टर में प्रदेश ने आज काफी प्रगति की है। खासतौर पर अगर हम लोग देखेंगे तो रूफटॉप सोलर पावर प्लांट में भी प्रदेश ने नई क्षमता के साथ इस पर निजी निवेश के साथ कार्य प्रारंभ किया है। और भी अन्य क्षेत्रों में प्रदेश ने आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी अगर हम देखेंगे तो ग्रेटर नोएडा में पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर की स्थापना का कार्य संपन्न हो चुका है। प्रदेश में आज तेजी के साथ हम लोग प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत भी नए रोजगार के सृजन के कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है और मुझे हाउस को बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के गठन करने वाला देश के कुछ चुनिंदे राज्यों में से है, जहां पर हम अपनी नदियों का उपयोग वाटरवे के रूप में करते हुए प्रदेश के अंदर प्रदेश को हम लोग एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में स्थापित करने में और यहां के किसानों के प्रोडक्ट को, यहां के उद्यमियों के प्रोडक्ट को भी हम आसानी से पूर्वी बंदरगाह तक पहुंचाने में मदद कर पाएंगे। इस दिशा से भी राज्य सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ी है। तो प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी 2017 के पहले की स्थिति क्या थी? 2017 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, एक राजधानी लखनऊ का और एक वाराणसी का। दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे। आज महोदय मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 9 एयरपोर्ट प्रदेश के अंदर वर्तमान में क्रियाशील हैं। 12 एयरपोर्ट पर हम कार्य कर रहे हैं। कुशीनगर एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में काम करना प्रारंभ कर दिया है। अयोध्या में एयरपोर्ट बनकर के तैयार है। कल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ में मेरा विजिट स्वयं अयोध्या में इस एयरपोर्ट के इंस्पेक्शन का है। फाइनल इंस्पेक्शन करने के बाद फिर वहां पे वायु सेवा हम अयोध्या के लिए प्रारंभ करने जा रहे हैं। जेवर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेजी के साथ बन रहा है और हमारा प्रयास है कि फरवरी 2024 में पहला रनवे हम वहां पर उड़ान के लिए तैयार कर सकेंगे। यह प्रदेश के अंदर नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हम सब देख सकते हैं। महोदय, प्रदेश ने आज जो लक्ष्य प्राप्त किए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। बहुत तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा भी यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने थोड़ी भी इन चीजों के बारे में जानने का प्रयास किया होता तो एक बार, क्योंकि इन सभी अड्डों का उपयोग कभी कभी वे भी करते हैं और करते हैं तो उसके बाद उनको इसके लिए कम से कम थैंक्स तो करना चाहिए, लेकिन थैंक्स न करके केवल हर एक कार्य में झूठे आंकड़े प्रस्तुत, सदन के सामने असत्य आंकड़े प्रस्तुत करने का कार्य कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोसजनक स्थिति है। महोदय, हम प्रदेश के अंदर शिक्षा या खेल के सेक्टर को ही देखेंगे। अभी एशियन गेम्स हुए थे। एशियन गेम्स में भारत के जो खिलाड़ियों ने जो मेडल प्राप्त किए हैं, 107 मेडल प्राप्त किए हैं एशियन गेम्स में। पैरा एशियन में 111 मेडल प्राप्त किए हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है देश की 16% आबादी प्रदेश में रहती है और 25% मेडल उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते हैं, देश के लिए जीते हैं। रिजल्ट क्या है आपका? एक औपचारिकता निर्वहन के लिए नहीं, हम रिजल्ट पे फोकस करते हुए कार्य कर रहे हैं। 2017 के पहले के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की स्थिति, उनमें शिक्षकों की स्थिति, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति, 2017 के बाद बेसिक हो, माध्यमिक हो, उच्च हो, तकनीकी शिक्षा हो, व्यावसायिक शिक्षा हो,
या फिर मेडिकल एजुकेशन हो, चिकित्सा शिक्षा हो, किसी भी सेक्टर में अगर आप देखेंगे 2017 के पहले 2017 के बाद बहुत अंतर स्पष्ट दिखेगा। 2017 के पहले जैसी सरकार थी वैसे ही संस्थाएं भी थी, जैसे दिशाहीन सरकार थी दिशाहीन संस्थाएं भी इसी प्रकार से चल रही थी। लेकिन 2017 के बाद जो परिवर्तन देखने को मिला है, आज जाइए ना, हमें प्रसन्नता होती है जब हमारा माननीय विधायक जाता है बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में जाकर के देखता है, उसका रंग रोगन देखता है, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट देखता है, पेयजल की व्यवस्था देखता है, वहां फ्लोरिंग देखता है, स्मार्ट क्लास देखता है, फर्नीचर देखता है। नंगे पैर प्रदेश के बच्चे नहीं जाएंगे। 1,91,00,000 जो बच्चे हैं, आखिर वह किसी गरीब, किसी दलित और किसी पिछड़े और किसी गरीब परिवार के ही बच्चे होंगे। क्या है 2017 के पहले क्यों नहीं उनको जूते मोजे मिल पाए थे? क्यों नहीं मिल पाए थे? क्यों नहीं तब अच्छी यूनिफॉर्म मिल पाई थी? और इस सर्दी के समय ठिठुरते थे जाड़े से बच्चे, क्यों नहीं स्वेटर के पैसे तब उनको मिलते थे? लेकिन ये सब कभी भी उनके प्रति संवेदनशील नहीं थे। ये तो मुद्दा है इनका। जब सारे हथियार फेल हो जाते हैं तो एक ही ब्रह्मास्त्र होता है इनके पास, जाति। एक ही ब्रह्मास्त्र होता है, जाति जाति। और जब जाति की बात आती है तो उसके बाद वह आकर के घूम फिर करके परिवार पे आ जाता है, फिर परिवार से उभर नहीं पाएंगे। लेकिन महोदय, ये कभी भी उसके बारे में तब नहीं सोचे थे। नकल विहीन परीक्षा हो, इसके लिए अच्छे शिक्षक तैनात हो, यह उनकी चिंता का विषय नहीं था। जो हमारी कमिश्नरी है, कमिश्नरी स्तर पर विश्वविद्यालयों की स्थापना हो, इनका एक मंत्री विश्वविद्यालय स्थापित कर रहा था, उनके लिए इन्होंने मानक तय किए 10 एकड़, और वहीं पे एक और सज्जन विश्वविद्यालय स्थापित करते थे, उनको कहा नहीं 100 एकड़ भूमि लाओ तब तुम्हें हम विश्वविद्यालय की मान्यता देंगे। ये कौन से मानक है दीजिए? ये सरकार चल रही है, जबरदस्ती वाली सौदेबाजी कर रहे हैं आप। सरकार भेदभाव नहीं कर सकती। एक मानक तय करिए, एक पॉलिसी बनाइए, उस पॉलिसी के दायरे में लेकर के आप कार्य करेंगे, लोगों को संतुष्टि होगी। उस मानक को जो पूरा करेगा हम उसको मान्यता देंगे, नहीं पूरा करेगा, जहां पे कोई नहीं आ रहा है वहां सरकार जाएगी। हमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना है। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। नए उनके सत्र प्रारंभ हो चुके हैं। और महाराज सुहेल देव के नाम पर भी हमारा एक विश्वविद्यालय आजमगढ़ में बन रहा है, सत्र प्रारंभ हो चुका है। विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 23-24 के बजट में भी 3-4 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई को हमने आगे बढ़ाया है। ये चारों विश्वविद्यालय, एक मां विंध्यवासिनी के धाम में मिर्जापुर में, एक मां पाटेश्वरी के नाम पे बलरामपुर में, और एक मुरादाबाद में। ये तीनों अनसैचुरेटेड कमिश्नरी थी, लेकिन कृषि बाहुल्य क्षेत्र और गन्ना की दृष्टि से, अन्य कृषि उत्पादन की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध के नाम पर भी एक नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के कार्यक्रम को सरकार ने आगे बढ़ाया। ये सरकार के विजन का और सरकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है। आखिर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पहले भी तो बननी चाहिए थी प्रदेश में। मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण हो रहा है। प्रदेश में फार्मा पार्क की स्थापना हो, ललितपुर में हम कार्रवाई कर रहे हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क हो, यमुना अथॉरिटी में इसका भी निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा नेता विरोधी दल को इन सब में रुचि कम होती है, क्योंकि समय नहीं निकल पाता है। महोदय, मैं अपील करूंगा
आप सबसे और सभी मान्य सदस्यों से राज्य सरकार और श्रम विभाग के बीओसी बोर्ड ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने श्रमिकों के बच्चों के लिए बड़ी बड़ी डीगे हाँक रहे थे। हमारे नेता प्रतिपक्ष बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ऐसे लगता था इनकी बातों से जैसे कि यानी उन्होंने केवल एक बात नहीं की कि चंद्रयान का भी वो गठन सिफाई में हुआ था, ये बोलना भूल गए। बाकी मुझे लगता है सब कुछ वो बोल ही चुके थे। अटल आवासीय विद्यालय, और मैं सबसे अनुरोध करूंगा एक बार विजिट जरूर करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में उन बच्चों के साथ संवाद किया था। अच्छा होगा आप भी जाइए। इसमें बीओसी बोर्ड से रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चे भी हैं। कोरोना कालखंड में जो लोग अनाथ हुए थे, जो बच्चे अपने अभिभावक को खोए थे, वे बच्चे भी हैं। उन्हें सरकार मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के साथ भी जोड़ी हुई है। उन्हें 4,000 रुपए हर महीने सरकार दे रही है और उन सभी बच्चों का वहां प्रवेश किया गया है। 18 कम स्तरीय में 18 विद्यालय, और ये 18 के बाद आज हम लोग हर जनपद में उसी तर्ज पर अन्य बच्चों के लिए भी उस प्रकार के स्कूल खोलना चाहते हैं जो संचालित होंगे, और फिर हम इसको धीरे धीरे करके प्रदेश के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लक्ष्य की तरफ अगर हमें आगे बढ़ना है। वास्तव में कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, और अटल आवासीय विद्यालय उसका एक मॉडल विद्यालय बन रहा है। एक बार जाइए, वहां के स्टैंडर्ड को देखिए। एक बार मैं अपील करूंगा, एक बार जरूर विजिट करें आप, आपसे भी और आपसे भी कहूंगा, क्योंकि बच्चे सब श्रमिकों के बच्चे हैं, गरीब परिवारों के बच्चे हैं। उनकी कोई जाति नहीं है। उन्हें जाति और मजहब में मत बांटो, वे प्रदेश की अमानत हैं। और उन बच्चों को लेकर के अगर आप एक बार थोड़ी भी वहां ध्यान देंगे, मुझे लगता है कि प्रदेश के अंदर इसको आगे बढ़ाने मत, क्योंकि इस वर्ष अभी इसी वित्तीय वर्ष में हम लोग 57 जनपदों के लिए धनराशि जारी करने जा रहे हैं कि 18 जनपदों के बाद जो शेष जनपद हैं उनमें भी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे। और ये अटल आवासीय विद्यालय जिसमें 57 जनपदों में हम मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं, और प्रदेश के अंदर लगभग हर विकासखंड आच्छादित होने जा रहा है पीएम श्री विद्यालय के रूप में। इस पे भी अगर आप देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक क्रांतिकारी परिवर्तन आने जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को हम लोगों ने राज्य विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी है। और प्रदेश के अंदर अन्य जो कार्य हुए हैं, इसमें जो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार की लगभग 6-6.5 वर्ष के अंदर लगभग 6 लाख यूथ को सरकारी नौकरी देने में हमने सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर को सुदृढ़ करने का जो परिणाम हमारे सामने आया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोरोना कालखंड में 40 लाख कामगार और श्रमिक यूपी में आया था। उस 40 लाख श्रमिक और कामगार के लिए प्रदेश के अंदर रोजगार की व्यवस्था कहां से होगी? एमएसएमई यूनिट ने उन्हें काम दिया था। ढेर सारे लोगों ने अपने अपने यहां जहां समायोजित हो सकते थे, और आज वे सभी वहां पे काम कर रहे हैं। यह उदाहरण है, जिन राज्यों से कामगार और श्रमिक आए उन राज्यों की इकोनॉमी पे असर पड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में उतनी बढ़ोतरी भी हुई। हर व्यक्ति हमारे लिए बहुमूल्य है, उसका कंट्रीब्यूशन है उत्तर प्रदेश के लिए, वह काम कर रहा है। आज भी मैं उत्तरकाशी में जो हमारे श्रमिक बंधु टनल दुर्घटना में वहां फंस गए थे, हम सब आभारी हैं। और मैं अध्यक्ष जी
आपसे निवेदन करूंगा कि सदन की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार को और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए इस पूरी टीम को आभार व्यक्त करना चाहिए, धन्यवाद प्रस्ताव भेजना जाना चाहिए, सदन की तरफ से जाना चाहिए कि जिस तत्परता के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन, अब तक ढेर सारे ऐसे मामले घटित हुए हैं, लेकिन आपदा थी, लेकिन उस आपदा में रेस्क्यू कार्य किस धैर्य के साथ होना चाहिए, अपने आप में यह रेस्क्यू अपने आप में एक उदाहरण है। और उसमें से 8 लोग यूपी के थे। आज मैंने उनसे संवाद किया। 12 को घटना वहां घटित होती है, 13 को उत्तर प्रदेश शासन का एक प्रतिनिधि वहां मौजूद हो जाता है और लगातार वह संवाद करता है वहां के उत्तराखंड और भारत सरकार के अधिकारियों के साथ साथ कंपनी से जुड़े हुए लोगों के साथ में वहीं पे वो कैंप करते रहे हैं। और आज वे सभी श्रमिक वापस आए हैं, जिनमें 6 श्रावस्ती के, एक लखीमपुर खीरी के और एक मिर्जापुर के, ये 8 लोग हैं। उसमें से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के जो एक नौजवान है, जो एक इंजीनियर के रूप में वहां काम कर रहा था, जो टनल के अंदर फंसा हुआ था, उनकी वहां पे उन लोगों के संबल को बांधने में प्रधानमंत्री जी के संदेश को, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश को और अन्य अधिकारियों के संदेश को उन लोगों तक पहुंचाना, टनल के अंदर रहते हुए भी सामान्य दिनचर्या उनकी बाधित न हो, लोगों का मनोबल न टूटे, इसके लिए वे लगातार वहां काम करते रहे। यानी वहां उन्होंने योग की क्लास भी चलाई। यानी अभिनंदन क्या जाना चाहिए। और इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री आवास पे उन्हें बुलाया आज, और बुला करके उनका मैंने अभिनंदन किया और मैंने उनको इस बात पर आश्वस्त किया है कि डबल इंजन की सरकार है, बिना भेदभाव के कार्य करती है और इन सभी श्रमिकों के हितों के लिए पहले ही सरकार संवेदनशील है और आगे भी सरकार उसी संवेदनशीलता के साथ कार्य करेगी। और उसी के साथ आज हम लोगों ने वहां पे उन लोगों के लिए वहां पे काम किया। महोदय, प्रदेश के अंदर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अब तक हम लोग 20 लाख नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे चुके हैं और 2 करोड़ युवाओं को हम इस लक्ष्य की तरफ लेकर के जाने का कार्य हम लोगों ने विभाग में, उसमें बजट की भी व्यवस्था पहले से कर रखी है। 50 इंक्यूबेटर और 7,200 स्टार्टअप वर्तमान में प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत प्रदेश में 1 लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम लोगों ने विभिन्न उद्योगों में अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत जोड़ा है, जिसमें से मानदेय राज्य सरकार भी कुछ देगी, उद्यम भी देंगे और युवाओं के पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा। जब वहां कहीं नौकरी के लिए जाएगा तो उसके पास होगा, लेकिन उस दौरान राज्य सरकार का प्रोत्साहन भी उसके साथ में होगा। इस कार्यक्रम को भी हम लोगों ने जोड़ा है और प्रदेश के अंदर अन्य क्षेत्रों में भी नए रिफॉर्म किए जा रहे हैं, चाहे वह 150 जो हमारे गवर्नमेंट ITI है, टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर के और न्यू एज कोर्सेज उसमें हम दे रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हम उनके साथ चलाने की कार्रवाई को कर रहे हैं, या फिर अन्य संस्थान इस दिशा में आगे बढ़ाने की कार्रवाई। प्रदेश में एक नई खेल नीति भी आई है, राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की कार्रवाई को भी हमने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। और महोदय, आपने एशियन गेम्स में देखा होगा, एक लड़की गोल्ड मेडल जीती और जब उनसे पूछा मीडिया ने कि आप तो पीछे, तो उससे चीन की खिलाड़ी से पीछे चल रही थी, उन्होंने कहा नहीं मैं चल रही थी, लेकिन मुझे लगा जैसे ही मुझे लगा कि मैं तो पिछड़ रही हूं तो मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस की डिप्टी SP का पद याद आ गया और मैंने छलांग लगाई, चीन का खिलाड़ी पिछड़ गया और मैं आगे आ गई, गोल्ड मेडल प्राप्त की पल का। पारुल चौधरी महोदय, हम लोग उन सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हाँ, सभी का वहां स्टेडियम दे रहे हैं हम लोग। ओ क्रिकेटर, मुझे मालूम, आप तो आज बोल रहे हैं, आप आज यहां बोल रहे हैं, हमारी टीम वहां विजिट करके आ गई है। हमारी टीम वहां विजिट करके आ गई है। महोदय,
79 खिलाड़ियों को अब तक हम लोग प्रदेश में सर्विस दे चुके हैं और बाकी अन्य खिलाड़ियों के लिए भी हम लोगों ने इस कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। प्रदेश के अंदर आज जो है प्रदेश सरकार अन्य क्षेत्रों में भी काफी इन बातों के कार्यक्रम को हम लोग प्रदेश के अंदर बढ़ा रहे हैं और बिना भेदभाव के सरकार इसको आगे बढ़ाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, नेता प्रतिपक्ष स्मार्ट सिटी की चर्चा कर रहे थे। अपने समय में तो इन्होंने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? गंदगी, हमारे सर गंदगी के पर्याय थे। कोई दीर्घकालीन नगरीय योजना इनके पास नहीं थी। मेट्रो और आरआरटीएस एक सपना था। रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में चले, समाजवादी पार्टी सरकार ने एनओसी नहीं जारी की, नहीं दी, चाहते ही नहीं थे, कहते इसका आवश्यकता क्या है इनको, यानी रैपिड रेल इनको उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। और महोदय, सेफ सिटी तो इनके लिए एक सपना ही था। सेफ सिटी एक सपना। महोदय, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश के शहर भी आज देश की रैंकिंग में स्थान बनाते हैं, स्वच्छता की रैंकिंग में स्थान बनाते हैं। महोदय, आज सेफ सिटी में बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश के 18 सिटी सेफ सिटी घोषित होने वाले हैं और इसमें गृह विभाग, नगर विकास विभाग, हमारे प्राधिकरण के साथ साथ निजी क्षेत्र की भी भूमिका है, वे भी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, शाहजहांपुर, ये नए नगर निगम भी इस सरकार में बने हैं। 113 नए नगर निकायों का गठन भी हुआ है। महोदय, 10 स्मार्ट सिटी में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ये क्रियाशील हो चुके हैं। शेष 8 में वह तेजी के साथ बन रहे हैं और हम बहुत शीघ्र इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसके साथ ही हमारे जो नए नगर निकाय आए हैं, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए ज्यादा क्षेत्र थे, तो उनके लिए हम लोगों ने एस्पिरेशनल नगरीय योजना के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। 100 ऐसे नगर निकायों को हम इसमें ले रहे हैं, जिसमें 100 हम लोग प्रदेश के अंदर विकास खंडों को ले रहे हैं, 100 नगर निकायों को ले रहे हैं, जिसपे तेजी के साथ कार्य प्रारंभ हुआ है। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर नगरीय परिवहन में तो पहले ही बोल लेते हैं कि यानी उनको पता ही नहीं, लेकिन हर चीज को बोल लेते हैं ना, नेता प्रतिपक्ष का अपना वो है। लेकिन खैर, आज प्रदेश के अंदर मेट्रो संचालन की दृष्टि से प्रदेश ने काफी अच्छी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और कानपुर मेट्रो के बारे में तो आप जानते ही हैं, क्या किया था इन्होंने। आगरा की क्या स्थिति है, आगरा की प्रोग्रेस किसी से छुपी हुई नहीं थी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि हम लोग फरवरी में प्रायोरिटी सेक्टर पर मेट्रो का संचालन आगरा के अंदर करने में सफल हो जाएंगे। और इसी प्रकार से कानपुर के अंदर भी जो सेकेंड फेज का कार्य है, उसको भी हम लोग वहां पे उस कार्य को भी हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे। महोदय, इसके अलावा महोदय, प्रदेश में आरआरटीएस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी उसके प्रायोरिटी सेक्टर का उद्घाटन किया है और बहुत शीघ्र दिल्ली मेरठ के बीच में रैपिड रेल का संचालन होगा, जो देश की पहली रैपिड रेल होगी। यह भी देश के अंदर पहली इस प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी। प्रदेश के अंदर आज 14 शहरों में हम लोग इलेक्ट्रिक बस सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं और बड़ी डिमांड है। तेजी के साथ इस मॉडल को हम आगे विकसित करने जा रहे हैं।
नए इलेक्ट्रिक वाहन के एक नई पॉलिसी के साथ हम लोग आए हैं और हमारा प्रयास है कि इस सीजन में हम अक्सर देखते हैं कि यहां सदन में भी पहले दिन इस बात की चर्चा हुई थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स में देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक चिंता का विषय है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आधुनिक सुविधाएं तो विकसित हों, लेकिन साथ साथ हमारे भी अपने क्या प्रयास होने चाहिए। और इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की नई जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी में 1 लाख से अधिक ऐसे वाहनों को, जो स्कूल बसेज हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई ऐसी बसेज हैं जो जिनके कारण पॉल्यूशन ज्यादा होता है, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर पीएम स्वामित्व योजना में अब तक हम लोग 7 लाख से अधिक परिवारों को, जहां पे उसका मकान है वहीं पे हम लोगों ने उन्हें स्वामित्व भी दिया उस मकान का, यानी इस भूमि का मालिकाना का अधिकार भी उन्हें उपलब्ध करवाया गया है। 1.25 करोड़ ऐसे परिवार थे जिनके पास जहां उनका मकान था वहां पे उनका मालिकाना अधिकार उनको नहीं प्राप्त था, और हमारा प्रयास है कि दिसंबर 2023 तक इन सभी 1.25 करोड़ परिवारों को, जहां पे उनकी झोपड़ी, उनका मकान होगा, पुश्तैनी मकान रहा होगा, वहां का पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत वहां का मालिकाना अधिकार हम उनको उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। सारे सर्वे के कार्य हमारे पूरे हो चुके हैं, तेजी के साथ इसको हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। नेता विरोधी दल अक्सर नई नई बातों को कहते हैं और अब उनको पीडीए की बात करते हैं। प्रदेश के अंदर जो मुसहर थे, क्या पीडीए का पार्ट है कि नहीं है? हाँ, वही मैं पूछना चाहता हूं। मुसहर उनको नहीं मालूम होगा, विरोधी दल को नहीं मालूम होगा, थोड़ा बताया करो भाई। मुसहर नहीं मालूम होगा, थारू भी नहीं होगा पता, थारू भी नहीं जानकारी होगी, चेरो नहीं मालूम उनको होगा, बेगा नहीं मालूम होगा, बनटांगिया के बारे में भी नहीं जानते होंगे, कोल, सहरिया, ये सभी के बारे में संभवतः नहीं जानते होंगे, क्योंकि है क्या कि बचपन में रास्ता थोड़ा गलत हो गया था। काका ने जो है रास्ता सही नहीं दिखाया। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, चाचा आज इसका फल भोग रहे हैं। अगर सही रास्ता दिखा देते तो संभवतः आपको ये सजा नहीं देते आज। और इसीलिए पहली बार महोदय मुसहर, बनटांगिया, थारू, चेरो, कोल, सहरिया, ये जितनी भी जनजातियां हैं, अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोग थे, कोई नहीं पूछता था, हैंड टू माउथ थे। इनको जमीन का पट्टा, इनके लिए आवास, जहां आवश्यकता पड़ी वहां पे आवास की सुविधा उनको उपलब्ध करवाने का कार्य तेजी के साथ किया गया। उन बच्चों को स्कूल भेजा गया, उनके लिए राशन कार्ड बनाए गए, वहां तक बिजली पहुंचाई गई। आप देख रहे होंगे कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भूखों नहीं मर सकता, क्योंकि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों संवेदनशील सरकारें हैं और दोनों बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को उन गरीबों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी जाति, जो प्रधानमंत्री जी ने कही है, सबसे बड़ी जाति गरीब है, सबसे बड़ी जाति गरीब है। उस गरीब को न्याय दिलाना ये सरकार का काम है, और सरकार ने उसको आवास की सुविधा भी दी है। उसके
जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य आज सरकार कर रही है। और आज उनको जो सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधाएं हैं, यह भी आज राज्य सरकार के स्तर पर उन्हें उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर अन्य योजनाओं में भी राज्य सरकार ने तेजी के साथ काम किया है। खासतौर पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 4000 किलोमीटर से अधिक की सड़कों का निर्माण, 9290 के आसपास अमृत सरोवरों का निर्माण, लुप्त प्राय नदियों के पुनरुद्धार का कार्य हो, या फिर प्रदेश के अंदर महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से लाखों महिलाओं को रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का कार्य हो, या फिर नई तकनीक के माध्यम से प्रदेश के कायाकल्प को करने के, ये सभी सेक्टर में प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। महोदय, कृषि उत्पादन में भी अगर आप देखेंगे, 17 के पहले पीएम किसान सम्मान निधि नहीं थी। आज 2,61,00,000 हमारे अन्नदाता किसान ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर वर्ष 6,000 रुपये उनके अकाउंट में आ जा रहे हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में 59,139 करोड़ सीधे अन्नदाता किसानों के खाते में जा चुके हैं। अन्नदाता किसान के अकाउंट में पैसा गया है। बाण सागर की परियोजना हो, अर्जुन सहायक हो, सरयू नहर की परियोजना हो, ये सभी पूरी करते हुए अन्नदाता किसानों को उसका लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। 12 से 17 के बीच जो बड़े किसान इतनी सी बात कर रहे थे, केवल 94 लाख मीट्रिक टन इन्होंने गेहूं का प्रोक्योर किया था, जिनमें 12,800 करोड़ रुपए का भुगतान किया। और महोदय, 17 से अब तक 222 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय हुआ है, जिसमें 41,299 करोड़ रुपए का सीधे अन्नदाता किसान के खाते में, यानी 4 गुना पैसा है ये उसकी तुलना में। धान 2012 से 17 के बीच 123 लाख मीट्रिक टन, जिसमें 17,190 करोड़ रुपए भुगतान सपा सरकार में हुआ था। और 17 से अब तक 345.59 लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया गया, जिसमें 63,927 यानी 3 गुना से अधिक प्रोक्योर भी होना, भुगतान भी होना, यह अन्नदाता किसान के अकाउंट में हुआ है। महोदय, इसके अलावा चीनी मिलों के गन्ना मूल्य के भुगतान का है। 12 से 17 के बीच बंद चीनी मिलें बंद हुई, औने पौने दाम पे बेची गई, और 80,000 करोड़ का किसानों को भुगतान हुआ था। 17 से अब तक 2,25,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। 2,25,000 करोड़ का। आज 119 चीनी मिलें चल रही हैं। 100 चीनी मिलें 10 दिन के अंदर अपना गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर जल जीवन मिशन में 2017 के पहले केवल 5,16,000 परिवार ऐसे थे जिनको नल से शुद्ध जल उपलब्ध हो पाता था। 17 के बाद 1,85,00,000 परिवार ऐसे हो चुके हैं जिनको हम नल से जल, शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इथेनॉल उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रदेश के अंदर आज देश के अंदर हम इस क्षेत्र में आगे हैं। अन्य सेक्टर में भी अगर हम देखेंगे कि फसल बीमा योजना में अगर हम देखेंगे 12 से 17 के बीच में कंपनसेशन में भी भेदभाव होता था, समय से मिलता ही नहीं था। या किसी भी अन्य योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को लागू करने का कार्य हो, या गोवंश संरक्षण के बारे में, गोवंश संरक्षण के लिए कह रहे थे कि केवल 100 करोड़ रुपए इसके लिए दिए जा रहे हैं। ये सच नहीं है महोदय, पहली बार हो रहा है। और मुझे लगता है चौधरी साहब के वक्तव्य को अगर आपने उस दिन सुना होता तो संभवतः आप ये प्रश्न आज यहां पे मुझसे नहीं करते। 11 लाख गोवंश का संरक्षण ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। हमारे मूल बजट में 3,000 करोड़ रुपए मूल बजट में है। 3,000 वो भी देंगे ना,
आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपकी चिंता ये नहीं है, आपकी चिंता तो बूचड़खानों के बंद होने की चिंता है। आपकी चिंता गोवंश की नहीं है, आपकी चिंता तो बूचड़खानों के बंद होने की चिंता है कि बूचड़खाने बंद कैसे हो गए, और उसकी चिंता ये कर रहे हैं महोदय। इसलिए 11,79,000 गोवंश आज के दिन पे सरकार के द्वारा संचालित निराश्रित गोवंश। मैं बहुत जगह जाता हूं जी, आप तो वर्मा जी, आप तो अंबेडकर नगर में रहते होंगे, आप बड़े आदमी हैं, जाते नहीं होंगे, लेकिन हम लोग तो गो पालन भी करते हैं और गो सेवा भी करते हैं, दोनों काम करते हैं और हमें कोई संकोच नहीं होता है। भारत की कृषि व्यवस्था, याद रखना, भारत की कृषि व्यवस्था गो आधारित ही थी। गो आधारित कृषि व्यवस्था जब तक थी, धन धान्य से परिपूर्ण देश था। और आज जब प्रधानमंत्री जी नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो गो आधारित खेती ही है वो, जो जीरो बजट की खेती है, जो देश को भी बचाएगा, कैंसर जैसी घातक बीमारियों से भी बचाने में वो सहायक होगा, और इसलिए उधर जाना ही होगा। और प्राकृतिक खेती उसका सबसे अच्छा माध्यम है जिसको सरकार प्रोत्साहित कर रही है। महोदय, पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में भी सरकार ने कुछ मील के पत्थर गड़े हैं। आज मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी मान्य विधायक के क्षेत्र में जाता हूं तो वहां से एक सकारात्मक जवाब आता है। जवाब इस बात का आता है कि साहब हमारे यहां ये पर्यटन केंद्र है, ये मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत बन रहा है, और कल एक बिल यहां पे पास, इस माननीय सदन ने पास किया है, जिसमें एक सहभागिता योजना भी लेकर के आई है पर्यटन विभाग, जिसमें किसी भी पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए आधा पैसा अगर माननीय विधायक अपनी निधि से दे रहा है तो आधा पैसा सरकार उसके साथ जोड़ेगी, और माननीय विधायक की संस्तुति पर वहां पर पैसा दिया जाएगा, और ये कार्य हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन 17 के पहले मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना का कोई खर्च नहीं होता था। 17 के पहले विरासत के प्रति सम्मान का भाव ये नहीं था, उनको विरासत की चिंता नहीं थी। 17 के पहले चिंता थी कब्रिस्तान की। 17 के पहले चिंता किसी अच्छे पर्यटन केंद्र के रूप में किसी चीज को विकसित कर सके उसके बारे में चिंता हो, ये नहीं थी। आज महोदय मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश 17 के पहले डोमेस्टिक इंटरनेशनल टूरिज्म में काफी पीछे था, और सुरक्षा दंगों के कारण कोई आना भी नहीं चाहता था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, सारे आंकड़ों को तोड़ते हुए उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच चुका है। प्रयागराज में हुए भव्य और दिव्य कुंभ को हर व्यक्ति जानता है। तीर्थ विकास परिषदों का गठन करके हम उन तीर्थों के उनके भव्य स्वरूप को, उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वैभव को संरक्षित करते हुए उसको विकसित करने का कार्य भी कर रहे हैं। इसमें ब्रज तीर्थ विकास परिषद भी है, विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद भी है, चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद भी है, अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद भी है, सुख तीर्थ विकास परिषद भी है, देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद भी है, नेमिस का भी है। ये सभी तीर्थ विकास परिषदों के गठन की कार्रवाई को भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, और पर्याप्त धनराशि इन सभी कार्यों के लिए भी हम लोगों ने यहां पर उपलब्ध करवाया है। प्रदेश के अंदर लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मथुरा, वृंदावन में पर्यटन विभाग द्वारा हेलीपोर्ट के निर्माण के कार्य को भी हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। श्रृंगवेरपुर में आपने डॉक्टर संजय निषाद की बात नहीं सुना होगा, वहां बन गया है ना, संतुष्ट है ना, ठीक है। निषाद राजगोय पर्यटन स्थल, और बहराइच में भी महाराज सुहेलदेव स्मारक का निर्माण चल रहा है। महोदय, इसके अलावा
प्रदेश के अंदर नेमिस में वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने के साथ ही आज प्रदेश के अंदर कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण भी हो रहा है। आज इसके कार्य को भी हमने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। हाँ, विदुर कुटी में भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। विदुर कुटी पे भी कार्य हो रहा है। हस्तिनापुर में भी कार्य हो रहा है। हस्तिनापुर में भी मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल एजुकेशन के सेक्टर में भी अभी मैं आऊंगा पुराने उस पे भी। 2017 के पहले की क्या स्थिति थी, 2017 के बाद की स्थिति क्या थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य, 75 जिले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ जा रहा है। पहले की तुलना में स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत अच्छा करने का प्रयास किया है। जो मैंने परसों भी कहा, 2017 के पहले जिस प्रकार की अराजकता थी, न दवा थी, न डॉक्टर थे, न पैरामेडिक्स थे, सब कुछ अस्त व्यस्त था। आज उसमें काफी हद तक नियंत्रण करने और उसको लाइन अप करने का काम किया गया और मैं कह सकता हूं तेजी के साथ इसमें सुधार हो रहा है और सरकार ने जो रिफॉर्म किए हैं उसके परिणाम बहुत तेजी के साथ सामने आएंगे। आज बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ, आयुष्मान भारत की योजना हो, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की योजना हो या केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जुड़ी हुई हर योजना का लाभ, ये प्रदेश के अंदर हम लोग हर एक लाभार्थी तक उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि भारत सरकार का आयुष्मान भव के अभियान में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आयुष्मान भारत योजना में 3432 हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो इम्पैनल्ड हुए हैं और इसमें से अब तक 21,98,000 लोग सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं। यानी जिन्होंने 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त करने के बाद इन लोगों ने इस पर कार्य किया है। और मुझे लगता है कि बाकी इस सेक्टर की चर्चा तो बाद में होगी। इंसेफ्लाइटिस तो सपा के समय का सबसे बड़ा नजारा था, जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में बच्चे तड़प तड़प के मरते थे। आखिर वो भी तो किसी गरीब के बच्चे रहे होंगे, वह भी तो किसी दलित के बच्चे रहे होंगे, किसी पिछड़े के बच्चे रहे होंगे, तब याद नहीं आई थी। महोदय 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत हुई है इंसेफ्लाइटिस से। और आज मैं कह सकता हूं महोदय, ये डबल इंजन की सरकार है, इंसेफ्लाइटिस को कोरोना की तरह पूरी तरह नियंत्रित किया जा चुका है। आज किसी बच्चे की मौत नहीं होती है, क्योंकि हर बच्चा हमारा भविष्य है, राज्य का भविष्य है, देश का भविष्य है। हमने उसको जातीय नजरिए से नहीं देखा है। हमारे लिए वह हमारी अमानत है, प्रदेश का भविष्य है, देश का भविष्य है और ये सरकार उसके लिए, उसके संरक्षण के लिए वह सब कुछ करेगी जो हो सकता है। हम लोग लड़े, अंतर विभागीय समन्वय, बेहतर प्रबंधन, रिजल्ट हमारे सामने, इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त। मलेरिया के मामले न्यूनतम स्तर तक लाने में हमने सफलता प्राप्त की। डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण करने का काम किया है, कालाजार और चिकनगुनिया को प्रभावी नियंत्रण करने का काम किया है और कोरोना के बारे में तो कहना ही क्या, कोरोना तो पूरी तरह समाप्ति है। महोदय, हम रिजल्ट को फोकस करते हुए कार्य कर रहे हैं। ये लोग हवा में तीर छोड़ने का काम करते थे, इनके पास फुर्सत ही नहीं थी, इनको जानने की फुर्सत ही नहीं थी। इंसेफ्लाइटिस से बच्चे तड़पते थे, कोई पुरसाहाल नहीं था, कोई पूछता नहीं था। और उस समय महोदय जिस प्रकार की स्थितियां थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भारत सरकार इसमें 250 उत्तर प्रदेश को देना चाहती थी, लेकिन सपा की सरकार ने नहीं दिया। 2017 में जब हम लोग आए, हम लोगों ने फिर उस योजना को प्रदेश के अंदर लागू किया। प्रदेश के अंदर हेल्थ एटीएम की सुविधा को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से
लागू करने का काम किया है और आज अन्य तमाम मामलों में भी प्रदेश सरकार तेजी के साथ आगे करने का कार्य कर रही है। सामाजिक सुरक्षा की गारंटी को भी प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। महोदय, सामाजिक सुरक्षा में 17 के पहले हर योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती थी। हर योजना, विकास का पैसा यहां किसी लाभार्थी के लिए जाता था, बंदर बांट शुरू होता था। आज मैं कह सकता हूं कि पारदर्शी व्यवस्था के कारण जीरो लीकेज के लक्ष्य को डीबीटी के माध्यम से हम लोगों ने अचीव किया है और आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर आवास की योजना हो, पेंशन की हो, छात्रवृत्ति की हो, प्रोक्योरमेंट की हो, बच्चों के चाहे वह यूनिफॉर्म का हो, स्टेशनरी का हो या फिर किसी भी अन्य लाभार्थी परक योजना का लाभ डीबीटी से देने का परिणाम क्या कि प्रदेश के अंदर हम लोग 54,50,000 गरीबों को एक एक आवास देने में सफल हुए हैं। 1,08,000 मुख्यमंत्री आवास योजना देने में, यानी प्रधानमंत्री और आवास योजना को मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 55,58,000 परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने में हमने सफलता प्राप्त की। ग्रामीण क्षेत्र में 2,61,00,000 परिवारों के घर में शौचालय बनाने का काम भी डीबीटी के माध्यम से दिए गए पैसे के माध्यम से संपन्न हुआ है। निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन, लगभग 1 करोड़ परिवारों को 1,000 रुपए हर त्रैमासिक उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा जाता है। उनको कहीं दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी महोदय 2,55,679 जोड़ों का विवाह, जिसमें 51,000 रुपए की राशि प्रत्येक विवाह के लिए राज्य सरकार के स्तर पर उन गरीबों को उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा शादी अनुदान के लिए 3,85,514 लाभार्थियों के लिए भी अलग से धनराशि दी गई है और पहली बार स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना में भी प्रदेश के 10,33,000 स्ट्रीट वेंडर को 1,190 करोड़ रुपए का ऋण वितरण का काम भी प्रदेश के अंदर पहली बार हुआ है। स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायियों के लिए भी सरकार के स्तर पर जो कार्य हुआ है। महोदय, 17 के पहले गरीबों को मिलने वाला राशन खाद्यान्न माफिया की भीड़ चढ़ जाता था, न सरकार को फुर्सत थी और बहुत सारी जगह तो सरकार से जुड़े हुए लोग ही इस मामले में लिप्त थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को ई पॉस मशीन से राशन की सुविधा का लाभ प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश का कोई कामगार किसी भी जिले का है, अगर वह इस जिले का है, किसी एक जिले का है और वह उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य में गया है, तो उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड से वहां भी वह राशन ले सकता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर राशन कार्ड को दिया है और साथ साथ उचित दर की जो हमारी दुकानें हैं इनको कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को हम लोगों ने आगे किया है। सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। 1,75,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थी जिनको प्रधानमंत्री जी ने फ्री में उज्ज्वला योजना के सिलेंडर दिए थे, ये लोग पिटवाते थे, उन गरीबों को लाठी मारते थे, त्योहार फीका हो जाता था। पहले तो दंगे और उसमें भी अगर कुछ बच गया तो ये लोग पिटवाते थे। मुझे प्रसन्नता है, हमने कहा था ना कि दीपावली और होली में फ्री सिलेंडर देंगे, सिलेंडर मिल गया है। 1 सिलेंडर का पैसा दे दिया है, होली का भी कमी करा, सभी लोग ले लें, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अन्य योजनाओं के साथ साथ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बेटी के जन्म लेने से लेकर बेटी 1 वर्ष की होगी, बेटी पहली क्लास में जाएगी, बेटी छठी क्लास में जाएगी, बेटी 9वीं क्लास में जाएगी, क्रमिक रूप से जन्म लेने से लेकर के शादी विवाह के योग्य होने तक राज्य सरकार ने उसके लिए एक पैकेज की घोषणा की है। अब तक इसके लिए इसमें 17,53,000 बेटियां लाभान्वित हो चुकी हैं और प्रदेश के अंदर
बाल सेवा योजना, कोरोना कालखंड में या अन्य समय में अगर किसी बच्चे ने अपने लीगल अभिभावक को खोया है, ऐसे 13,280 बच्चों को 4,000 रुपये महीने हम स्कॉलरशिप अलग से दे रहे हैं उनके भरण पोषण के लिए, जिससे वह आगे बढ़ सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत जो उससे पहले किसी अन्य कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हुए हैं, स्कूल पढ़ते हैं, 16,207 ऐसे बच्चों के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। महोदय, प्रदेश के अंदर अन्य योजनाओं में बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी, बैंकिंग एट योर डोर, इस कार्यक्रम को हम राज्य उत्तर प्रदेश लागू करने वाला पहला राज्य है। तो प्रदेश के अंदर अन्य कार्यक्रमों को भी प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार ने अपने कार्यक्रम को पिछले 6-6.5 वर्ष के अंदर बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया है। और इसीलिए अनुपूरक बजट में जो हम लोगों ने नई मदों के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के लिए यह अनुपूरक बजट की आवश्यकता पड़ी थी। और उन अनुपूरक बजट के लिए हम लोग जिन 100 योजनाओं के लिए हम लोगों ने पैसे की व्यवस्था, इसमें स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन के लिए भी हम लोगों ने धनराशि इस अनुपूरक बजट में प्रावधान किया है। हम लोग कमिश्नरी स्तर पर सभी प्रकार के मंडलीय कार्यालयों को एक छत के नीचे, एक बिल्डिंग के नीचे लाने के लिए अभियान के साथ शुरुआत कर रहे हैं, जिससे एक छत के नीचे किसी भी लाभार्थी को सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। इसकी शुरुआत वाराणसी और गोरखपुर से हम लोग करने जा रहे हैं। सभी 75 जनपदों के लिए भी हम लोगों ने एक व्यवस्था, एक सिस्टम को क्रिएट करने की कार्रवाई को हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा 17 नगरीय क्षेत्रों और नोएडा और मऊ में सिस्टम स्ट्रेंथनिंग के कार्यों के लिए भी धनराशि का प्रावधान इसमें किया गया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में जिन गरीबों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं, वहां तक विद्युत लाइन पहुंचाने के लिए भी हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं। एनसीसी एकेडमी की स्थापना का कार्य हो, बस स्टैंड, नई बसेज की क्रय करने के लिए हो, या फिर अन्य कार्यों के लिए भी प्रदेश सरकार ने इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स में हम लोगों ने बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसको हम लोग इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। महोदय, पिछले 6-6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने बहुत सारे सेक्टर में, मैंने कहा ना, प्रदेश के युवाओं या प्रदेश के नागरिकों के यहां प्रदेश का परसेप्शन बदलने का परिणाम क्या था, उसके सामने पहचान का जो संकट था आज वो दूर हो चुका है। वो कहीं जाता है सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। लेकिन बहुत सारी स्कीम उत्तर प्रदेश की ऐसी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर और दुनिया के अंदर आज एक ब्रांड बन चुकी है। जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जिसके बारे में फोकस किया है, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थानीय उत्पाद को प्रमोट करना, उनके कामगार और श्रमिकों को प्रोत्साहित करना, और इस पर कार्य हो रहा है। प्रदेश के अंदर ग्राम सचिवालय की व्यवस्था, एक ही गांव के अंदर एक ही स्थान पर सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो सके, ग्राम सचिवालय के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, एस्पिरेशनल विकास खंड के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाना, जन आरोग्य, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये उत्तर प्रदेश की ऐसी योजनाएं थी जिनको आज देश के अंदर काफी इसका जो है, देश के अंदर ये सभी योजनाएं काफी हाईलाइट हुई हैं और लोगों ने इसको, उसके मॉडल को देखने के लिए भी काफी लोगों ने इस पे प्रयास किया है। महोदय, जिन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है आज के दिन पे, 17 के बाद जिनमें उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, प्रधानमंत्री जनधन योजना में गरीबों के अकाउंट बैंकों में खुलवाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो या शहरी, इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, स्वच्छ भारत अभियान में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, उज्ज्वला योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में गरीबों को बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर,
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना नंबर 1 पर, और देश के अंदर सर्वाधिक चीनी मिलों को भी संचालित करने, सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने, सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली को लागू करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। डीबीटी के माध्यम से प्रदेश के लोगों को, अन्नदाता किसानों को सर्वाधिक लाभ देने वालों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में नंबर 1 पर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की योजना, आयुष्मान भवन अभियान, ये सभी राज्य सरकार की वे योजनाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पर है, और भारत का पहला राज्य है जो रैपिड रेल अपने यहां संचालित करने में सफल हुआ है, यह उत्तर प्रदेश है। देश का पहला इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश में, भारत का पहला फ्रेट विलेज ये भी वाराणसी में उत्तर प्रदेश में बन रहा है। सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला राज्य भी आज उत्तर प्रदेश है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश है। और महोदय, सर्वाधिक वृक्षारोपण करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। जेम पोर्टल में जो टॉप बायर के रूप में कोई है तो वह भी उत्तर प्रदेश है। ई प्रोक्यूरमेंट में प्रथम स्थान, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार भी उत्तर प्रदेश को है। ई टेंडरिंग प्रणाली को 100% लागू करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। नेचुरल फार्मिंग, यही गोवंश की रक्षा करेगा। और यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के सर्वाधिक प्रस्ताव लाने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। महोदय, ये हाँ, महोदय धन्यवाद। और इसीलिए मैं महोदय आश्चर्य मुझे होता है जब मैं नेता प्रतिपक्ष की बात को सुन रहा था और बिना तथ्य के असत्य डाटा के साथ सभी तथ्यों को छुपा करके सदन के फ्लोर में रखना, बोलना, मुझे लगता है कि यह शोभा नहीं देता है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 17 के पहले प्रदेश समाजवादी पार्टी सरकार के नेतृत्व में दिशाहीन था, अव्यवस्था और अराजकता का शिकार था। प्रदेश के बारे में लोगों की नकारात्मक धारणा थी, लेकिन 17 के बाद जो परसेप्शन चेंज हुआ है वह प्रधानमंत्री जी के विजन और उनकी लीडरशिप का परिणाम है कि आज प्रदेश सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हुआ है। और मुझे लगता है हर उत्तर प्रदेश वासियों को इस पर प्रसन्नता होनी चाहिए। लेकिन जाति के नाम पर प्रदेश में परिवारवाद की अराजकता पैदा करने वाले लोग, इनकी अव्यवस्था और अराजकता से कोई व्यक्ति छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं, सरदेव अटल जी ने एक बात कही थी, मुझे लगता है कि अटल जी का सम्मान सभी लोग करते हैं, और उन्होंने एक बात कही थी कि आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। और मुझे लगता है ये समझ अगर आपकी पास हो गई होती ना तो जनता आपको वहां नहीं बिठाती। तो कैसे बनी हो तो सब जानते हैं, हर व्यक्ति जानता। और इसीलिए मैं यही पूछना चाहता हूं कि पीडीए के पार्ट क्या राजूपाल नहीं थे क्या? और अखिलेश निषाद क्यों?
302 का मूल्य भी बना दिया। आप तो मुक्त हो गए ना। आपके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। और महोदय, यानी उमेश पाल क्या पीडीए के पार्ट नहीं थे क्या? मुझे एक बात बताइए, मान्यवर कांसीराम के नाम पर बने हुए संस्थान का नाम क्यों बदल दिया गया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जो संस्थान थे उनके नाम क्यों बदल दिए गए? सामाजिक न्याय के उन पुरोधाओं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, उन महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारक किसी भी सरकार ने बनाए हों, उन स्मारकों को तोड़ने की बात, करने की बात की जाती थी सपा की सरकार के समय। तब पीडीए की बात याद नहीं आ रही थी, तब पीडीए नहीं था। ये जाति जब एक गरीब के हक पर डकैती पड़ती थी तब पीडीए नहीं था। जब गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेरोजगार आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, तब क्या पीडीए नहीं था क्या? तब पीडीए कहां था? तब सरकार में रह के पीडीए भूल गए थे। महोदय, ये जाति इनका एक झुंझुना है। जब सारे हथियार समाप्त हो जाते हैं तब पीडीए को आगे करके यह कोई घबराता नहीं जी। हम तो 2017 भी फेस किए हैं, 2022 भी फेस किए हैं। 2017 भी और 2022 भी, 2024 भी और 2027 की तैयारी भी की जा रही है। आप चिंता मत करिए, दोनों कहीं कोई वो नहीं है, क्योंकि हम लोग तो इस बात को मानते हैं कि चिराग जिसे आंधियों ने पाला है उसे हवा नहीं बुझा सकती है, याद रखना। और इसीलिए दिनकर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, महाकवि दिनकर, उन्होंने एक बात कही थी, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, जब अवसर मिलता था तब गरीबों के हकों पर डकैती डालते थे, उनकी नौकरियों पर डकैती डालते थे। हर नौकरी भाई भतीजे बात की भेड़ चढ़ जाती थी, भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाती थी, इंसेफ्लाइटिस और बीमारियों से बच्चे मरते थे, तब पीडीए याद नहीं आता था। तब माफिया और अपराधियों का संरक्षण करते थे, कहीं राजूपाल की हत्या करवाते थे और कहीं पर किसी अखिलेश निषाद की हत्या करवाते थे। लेकिन भाइयों बहनों, कोई उस समय इनको पूछने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था उस समय। पीडीए, उन भाइयों और बहनों को कोई पूछने वाला नहीं था। तब पीडीए की याद नहीं आ रही थी, क्योंकि तब तो पीडीए एक, यानी ये मुद्दा एक उस समय भी बहकाने का प्रयास किया था। और महोदय, इसीलिए मैं आज इस सदन के माध्यम से अपने विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि इनको प्रसन्नता होनी चाहिए। जिस लक्ष्य को लेके सरकार चल रही है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारा राज्य बने, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आप कहां लेके गए थे? आपके समय में उत्तर प्रदेश 6ठी अर्थव्यवस्था थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। और जिस स्पीड से उत्तर प्रदेश आज चल रहा है,
आप देखेंगे बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आज उत्तर प्रदेश देश की आकांक्षाओं का प्रतीक बना है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। उत्तर प्रदेश एक सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ा है। यहां पे नकारात्मकता के लिए जगह नहीं है और हमारा विजन आज के दिन पे हम किसी एक नकारात्मक सोच के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम लोग तो उन लक्ष्यों को लेकर के चल रहे हैं जो प्रदेश की 25 करोड़ जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। हमारे लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक गरीब सबसे बड़ी जाति है, हमारे लिए एक किसान सबसे बड़ी जाति है, हमारे लिए आधी आबादी की सुरक्षा और उनकी आत्मनिर्भरता, और महिलाओं की सुरक्षा और उनका संरक्षण, उनकी आत्मनिर्भरता हमारे लिए सबसे बड़ी जाति है। और हमारे लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी की संभावना, रोजगार की संभावना सबसे बड़ी जाति है और उसी जाति को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के मुद्दे को लेकर के यह अनुपूरक बजट उसी का प्रतिनिधित्व करता है। और महोदय, आज मैंने उन्हीं मुद्दों को लेकर के यहां पर अपनी बातों को रखा है। मुझे विश्वास है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष कुछ उनसे अगर उनके लिए ग्राह्य है तो कुछ तो प्रेरणा लेंगे, नहीं है तो हम उनके ऊपर इस बात को छोड़ते हैं। आपने मौका दिया, आपका मैं आभारी हूं। धन्यवाद।